नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शरद पवार का अब क्या होगा? शरद पवार की पार्टी टूट गई है। अब सवाल यह है कि कब्जा किसका होगा। ज़्यादा उम्मीद ऐसी लग रही कि अजित पवार का हो जाएगा। जो बचेगा, जैसे उद्धव ठाकरे की स्थिति हुई है, लगभग उसी हालत में शरद पवार के पहुँचने की प्रबल संभावना है। तो उनका भविष्य क्या है, वो क्या कर सकते हैं? एक चर्चा शुरू हो गई है फिर से, जो आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले कह लीजिए हुई थी। और वो चर्चा है कांग्रेस में वापसी की, कि वो अपने बचे हुए फैक्शन का मर्जर कर दें कांग्रेस पार्टी में। ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये पहली बार ये चर्चा शुरू हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि शरद पवार अपनी पार्टी का मर्जर कर दें कांग्रेस पार्टी में। महाराष्ट्र में मजबूत हो जाती, और जगहों पर फ़ायदा मिलता, और शरद पवार के होने का, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का जो होने का फ़ायदा मिलता। उस समय तक प्रणब मुखर्जी जो है वो राष्ट्रपति बनकर जा चुके थे, इसलिए कांग्रेस के पास कोई बड़ा पॉलिटिकल ब्रेन उस तरह से नहीं था। एक बात तो कांग्रेस चाहती थी कि शरद पवार राहुल गांधी की ताजपोशी करें। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अतीत में कांग्रेस में जो कुछ होता है वो अतीत के पन्नों से निकाल कर करने की कोशिश होती है। ये बात है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी और राजीव गांधी को पार्टी में शामिल कराया जा चुका था। ये 81 या 82 इसी किसी साल की बात है। तब इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव गांधी को पार्टी का महामंत्री बना दिया जाए। तब तक पार्टी में जो है आंख का पानी बचा हुआ था कि इंदिरा गांधी सीधे नियुक्त कर दें राजीव गांधी को पार्टी का महामंत्री। ये वो करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कोई और करे तो कौन करे। वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, और कोई कर नहीं सकता था। बाकी तो महामंत्री थे, महामंत्री को नियुक्त कर नहीं सकता है। तो उन्होंने उस बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। कांग्रेस के संविधान में वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविधान सामान्य लोगों के लिए होता है, कानून सामान्य लोगों के लिए होता है। कांग्रेस में और गांधी परिवार में कानून, संविधान, नियम, ये सब परिवार के लोगों पर लागू नहीं होता। तो कमलापति त्रिपाठी को बना दिया गया वर्किंग प्रेसिडेंट, और कमलापति त्रिपाठी के दस्तखत से राजीव गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया, और उसके कुछ समय बाद कमलापति त्रिपाठी को उस पद से हटा दिया गया। अब आप समझिए कि राजनीति कितनी निष्ठुर होती है। कमलापति त्रिपाठी जैसे कद्दावर नेता का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किस तरह से किया अपने बेटे के राजनीतिक प्रमोशन के लिए। सोनिया गांधी भी वैसे ही चाहती थी शरद पवार से कि वो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के दावे को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। ये बातचीत जब शुरू हुई उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। आपको मालूम है कि गुजरात चुनाव के दौरान आखिरी दौर में लग रहा था कि जैसे कांग्रेस जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का यही समय है। गुजरात की जीत, इससे बड़ा उपहार क्या होगा, इससे बड़ी अचीवमेंट दिखाने के लिए क्या होगी। तो इसलिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन फिर नतीजा क्या निकला आप सबको मालूम है। तो इस बीच में हुआ ये, चुनाव से पहले नागपुर का बड़ा एक अखबार समूह है जिसके मालिक हैं जवाहर दर्डा। उन्होंने शरद पवार का एक इंटरव्यू किया। शरद पवार से उस इंटरव्यू में पूछा कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है वो इस भूमिका के लिए तैयार हैं? शरद पवार का जवाब था कि उनमें ही इज़ लेस कंसिस्टेंट, उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है। बात सही थी, लेकिन सही बात सब लोगों को सही लगे ये ज़रूरी नहीं। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उनको लगा कि इस एक वाक्य से शरद पवार ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का जो मुहिम थी उसको पंक्चर कर दिया है। कि अगर सहयोगी दल, उनकी पार्टी यूपीए में शामिल थी,
तो यूपीए का घटक दल का इतना बड़ा नेता अगर ऐसी बात कह रहा है तो फिर बाकी लोग क्यों मानेंगे, विपक्षी दल बाकी क्यों मानेंगे, देश की जनता क्यों मानेगी। तो कांग्रेस को ये बात बहुत बुरी लगी, बातचीत उस समय टूट गई। उसके बाद भी जो है 2019-20 में फिर से कोशिश हुई। माजिद मेनन जो एनसीपी के राज्यसभा सदस्य थे और बड़े वकील हैं, मुंबई में रहते हैं, शरद पवार के करीबी हैं, कांग्रेस में भी बहुत से लोगों के करीबी हैं, तो उन्होंने ये कोशिश फिर से शुरू की कि एनसीपी और कांग्रेस का मर्जर हो जाए। उनका तर्क था या जो लोग भी ये चाहते थे उनका तर्क था कि देखिए एनसीपी के गठन का जो आधार था वो ख़त्म हो चुका है। आपने एनसीपी का गठन किया सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर, और कुछ महीने बाद ही उन्हीं सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से समझौता कर लिया सत्ता में आने के लिए। और ये समझौता आपने 1999 में ही कर लिया जब आपने पार्टी छोड़ी, उसी के कुछ महीने बाद। इसलिए अब इस पार्टी का अलग अस्तित्व रहे इसका कोई औचित्य बचा नहीं। कांग्रेस को एक चीज़, 2019 का लोकसभा चुनाव हो चुका था, कांग्रेस को 53 सीटें मिली थी, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 55 सीटों की ज़रूरत है, एनसीपी की 5 सीटें थी लोकसभा की। तो लग रहा था कांग्रेस को कि अगर मर्जर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। लेकिन मामला कहाँ आड़ा? मामला आड़े आया, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को स्थापित करना चाहते थे महाराष्ट्र की राजनीति में। दूसरा मुद्दा आया कि शरद पवार की भूमिका क्या होगी राष्ट्रीय स्तर पर। वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद चाहते थे, सीधे सीधे ऐसा नहीं कहा कि अध्यक्ष चाहिए, लेकिन उनका था कि उनसे बड़े कद का नेता कांग्रेस पार्टी में और कौन होगा अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो बाधा बना वो था एसेट्स का। मैं आपसे लगातार कहता हूं कि शरद पवार राजनेता कम व्यापारी ज़्यादा है। तो मुंबई में, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में एनसीपी के बहुत बड़े एसेट्स हैं। शरद पवार वो अपनी पार्टी के एसेट्स और जो परिवार के नाम पर ट्रस्ट बना रखे हैं उसके एसेट्स कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक बड़ा मुद्दा मिला। अब ये लड़ाई होने वाली है अजित पवार के साथ, और यही लड़ाई एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में होने वाली है। दरअसल रियल एस्टेट और बाकी एसेट्स जो हैं वो पार्टी से बड़ा मुद्दा बन जाते हैं ऐसी पार्टियों के लिए। जिस तरह से उन्होंने कमाया है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कैसे कमाया। उन एसेट्स का दाम अब आसमान छू रहा है जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले बनाए गए थे। तो उनका झगड़ा, उसका मालिकाना हक किसको होगा? कांग्रेस का कहना था कि पार्टी का मर्जर हो जाएगा तो जो कुछ भी पार्टी के नाम से है वो कांग्रेस पार्टी का। शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं थे, तो बातचीत टूट गई। अब शरद पवार की स्थिति जो बन गई है उसमें उनके लिए क्या भूमिका हो? उनकी पार्टी टूट गई है, महाराष्ट्र में ही कमज़ोर हो गए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले से कमज़ोर है, अगर दोनों मिल जाएं तो थोड़ी शायद ताकत बढ़ जाए, लेकिन मामला फिर वही है। शरद पवार को ये बात समझ में नहीं आई कि जो बात उन्होंने राहुल गांधी के लिए कही थी वही बात सुप्रिया सुले पर और ज़्यादा लागू होती है। जब वो अजित पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा से परेशानी महसूस करने लगे और अपने साथियों, खास तौर से प्रफुल्ल पटेल को, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए एक बात है, सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहिए ये दूसरी बात है। प्रफुल्ल पटेल को भी ये बात पसंद नहीं आई। और शरद पवार को इस समय जो सदमा लगा है वो अजित पवार के विद्रोह से नहीं है, उनकी बगावत से नहीं है। उनको ज़्यादा बड़ा सदमा लगा है कि उनके करीबी सब चले गए, ख़ास तौर से प्रफुल्ल पटेल, जो उनकी हर बैठक में, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे परिवार से बाहर का हो, बिजनेस का हो, राजनीति का हो, हर मामले में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ होते थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। उनको लगा कि सुप्रिया सुले जो राजनीति में नौसिखिया हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको हमारे बराबर कर दिया। ये बात प्रफुल्ल पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो जिस दिन सक्सेशन का फैसला किया, अपना राजनीतिक वारिस बनाने का बेटी को फैसला किया शरद पवार ने, उसी दिन उन्होंने पार्टी के विभाजन की नींव डाल दी थी। तो ये जो पुत्र पुत्री मोह है वो असल में बर्बादी का कारण बनता है, और ऐसे में विवेक चला जाता है।
विवेकपूर्ण ढंग से व्यक्ति सोच नहीं पाता है। वही शरद पवार के साथ हुआ। आज वो जहाँ खड़े हैं उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय उनके। अब उनका फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अजीत पवार बगावत कर सकते हैं, बगावत कर देंगे, ये उनको अंदाज़ा था। उसी के लिए उन्होंने सारा नाटक रचा था, इस्तीफे का, फिर लोगों से समर्थन कराने का, उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइज करने का पार्टी का। वो सब जो प्रक्रिया थी वो अजीत पवार को कमज़ोर करने के लिए, उनको हाशिए पर धकेलने के लिए थी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि अजीत पवार के साथ उनके करीबी लोग चले जाएंगे, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है। प्रफुल्ल पटेल हैं उसमें दिलीप वलसे पाटिल हैं, उसमें सुनील तटकरे हैं, उसमें छगन भुजबल हैं। इस तरह के लोग जिनके बारे में शरद पवार सोचते थे कि ये कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, ये लोग शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ चले जाएंगे, उनके लिए ये और बड़े आश्चर्य की बात है। ये नाराज़ हो जाएं, ना बात करें, पार्टी छोड़ दें, ये भी एक बार समझ में आता था, लेकिन अजीत पवार के साथ ये सब लोग चले जाएंगे, इसकी उम्मीद शरद पवार को बिल्कुल नहीं थी। अगर रही होती तो उन्होंने जो किया, पार्टी में जो परिवर्तन किए, वो शायद न करते। लेकिन पुत्री मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। और प्रफुल्ल पटेल का देखिए, प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार पर अंकुश लगाने के लिए सलाह मशविरा करते थे शरद पवार, और उसी के आधार पर वो कमेटी बनी, 16 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया शरद पवार ने। लेकिन प्रफुल्ल पटेल रुके नहीं। उनको मालूम है कि शरद पवार का भविष्य नहीं रह गया है, और दूसरा वो अपनी बेटी से आगे कुछ देखने को तैयार नहीं है। तो क्या शरद पवार कांग्रेस में जाएंगे? कांग्रेस तो चाहेगी कि वो चले आए, क्योंकि अगर कांग्रेस को महाराष्ट्र में फिर से खड़ा करना है तो उसमें कोई मददगार बन सकता है तो शरद पवार बन सकते हैं। जो बची हुई एनसीपी शरद पवार के पास रहेगी और कांग्रेस पार्टी, दोनों मिलकर फिर भी थोड़ा जो है वो ताकत बन सकते हैं, अलग अलग तो बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर इस तरह का कोई प्रयास न हुआ तो महाराष्ट्र में कांग्रेस भी टूट जाएगी। तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में कांग्रेस की टूट से बचाने के लिए शरद पवार की ज़रूरत है। शरद पवार को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और पद हासिल करने के लिए ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की। तो ज़रूरत इस समय दोनों की उतनी ही है। लेकिन फिर सवाल वही आएगा कि शरद पवार को पद क्या मिलेगा। तो शरद पवार के करीबी लोगों का मानना है कि अगर ये जो एकता की कोशिश हो रही है, वो मानकर चल रहे हैं कि ये यूपीए 3 होगा। इस यूपीए 3 का कन्वीनर या चेयरमैन, इस तरह का कोई पद अगर शरद पवार को मिलता है तो वो जा सकते हैं। हालांकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं जाते हैं तो उससे बुरी दशा होगी। लेकिन बिना किसी पद के, बिना ऐसे किसी पद के, कहना चाहिए, उनका जाना, कांग्रेस में वापस लौट कर जाना, ये अपमान का घूंट पीने के बराबर है कि आप सब कुछ लुटा के होश में आए हैं। तो सब कुछ लुटाने के बाद शरद पवार अगर फिर कांग्रेस की शरण में जाते हैं, सोनिया गांधी और अब तो राहुल गांधी की शरण में जाते हैं, तो ये अपमान पचाना शरद पवार के लिए कितना आसान होगा। वो उसका इस सवाल का एक ही जवाब है कि उनके मन में इस समय भतीजे अजीत पवार से बदला लेने की भावना कितनी प्रबल है कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। अगर ये भावना उनके मन में है तो शरद पवार अपमान का ये घूंट पीकर भी कांग्रेस में जा सकते हैं। राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होते। ये बात बार बार साबित होती है, राजनीतिक घटनाएं बार बार साबित करती हैं, नेता बार बार साबित करते हैं। तो शरद पवार और कांग्रेस क्या मिलेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही मिलेगा। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।